ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग देखेंगे स्कैनिंग प्रोसेस के बारे में। स्कैनिंग प्रोसेस बेसिकली हमारा जो वीडियो कैमरा कैसे काम करता है, जब कोई पर्सन वीडियो कैमरा के सामने परफॉर्म करता है, ठीक है, लेट्स से कोई एक्टर है जो डांस वगैरह कर रहा है, तो वीडियो कैमरा इसकी अलग अलग इमेजेस लेता है अलग अलग पोस्चर पे, और उस इमेज को वन बाय वन वो ट्रांसमिट करता है वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करके, और फिर उस वोल्टेज सिग्नल के अकॉर्डिंग जो हमारा टेलीविज़न है उसका एक इमेज को रिक्रिएट करता है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो ये बेसिकली ये काम होता है कंप्लीट टेलीविज़न सिस्टम के अंदर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि वो जो हमारा इमेज है वो वोल्टेज सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होता है, हमारा ये टीवी का कैमरा कैसे काम करता है। तो इमेज सिग्नल को या इमेज को वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनिंग नाम का एक प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। सिमिलरली उस वोल्टेज सिग्नल से वापस इमेज को रिप्रोड्यूस करना जब होता है टीवी की स्क्रीन के ऊपर, तो भी हम लोग स्कैनिंग मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये स्कैनिंग मेथड होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो ये टीवी का कैमरा काम कैसे करता है उसको भी एक बार देखते हैं। तो टीवी का कैमरा जो रहता है, वीडियो कैमरा जो रहता है, उसके पास एक फ़ोटो सेंसिटिव प्लेट रहता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गन रहता है, एक फ़ोटो सेंसिटिव प्लेट रहता है, और कुछ मैग्नेट्स लगे होते हैं, ये डिफ्लेक्सिंग कॉइल लगे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। कोई भी पर्सन जो रहता है, मान लीजिए ये पर्सन है, इसका एक इमेज हमको लेना है। तो हमारा जो कैमरा एक पर्टिकुलर एरिया तक, जो लेंस है उस पर्टिकुलर एरिया तक देख पाता है। जितने एरिया से देख पाता है उतने एरिया से आने वाली लाइट, जो लाइट यहाँ से टकरा कर आती है, उसको हमारा कैमरा रिसीव करता है। कैमरे के पीछे एक प्लेट लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ़ोटो सेंसिटिव प्लेट, ठीक है। इस प्लेट के साथ एक रेजिस्टेंस लगा होता है, ऐसा जैसा कि आपको दिख रहा है। ये एक सिर्फ एग्जैक्टली ऐसा ही काम नहीं करता ये, ठीक है। ये बस एक रिप्लिका है, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए, थोड़ा सा अलग होता है लेकिन फंक्शन ऐसे ही काम करता है। तो होता क्या है, जब भी कोई इमेज से या कोई ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होके वो कैमरे के लेंस में आती है। कैमरे का लेंस उसको प्रोजेक्ट कर देता है हमारे फ़ोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर। तो जब होता क्या है, जब भी लाइट टकराती है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो लाइट की इंटेंसिटी जो ऑब्जेक्ट का कलर है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का है तो इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट वाइट कलर का है तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी। तो अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट इस फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर आके टकराती है। लेट से ये फ़ोटो सेंसिटिव प्लेट है और ये इमेज है, इसका यहाँ से लाइट टकरा के यहाँ पे आ रही है। हमारा कैमरा इस लाइट को इस फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर अलग अलग जगह पे फोकस कर रहा है। लेट से यहाँ से जो लाइट टकरा कर आई उसको यहाँ पे फोकस किया, यहाँ से जो लाइट टकरा कर आई उसको यहाँ पे फोकस किया। इसी टाइप से वो हर जगह पे जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको फोकस कर रहा है इस फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो पूरे इमेज को की ब्राइटनेस लेवल को यहाँ पे फोकस कर देता है। वो अलग अलग जगह से जो लाइट टकरा कर आती है उसके हिसाब से यहाँ पे वो पूरा इसको फोकस कर देता है। अब होता क्या है, जब भी लाइट इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल को टकराती है, आके स्ट्राइक करती है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का, फोटो सेंसिटिव मटेरियल का जो पॉइंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट का रेजिस्टेंस वो चेंज हो जाता है। अब अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लैक कलर से लाइट टकरा रही है और यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर वाइट कलर का लाइट है, वाइट कलर से कोई लाइट टकरा कर आ रही है और वो यहाँ पे हिट कर रही है इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल को, तो यहाँ की इंटेंसिटी जो रहेगी, यहाँ का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन बीम, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बीम जो रहता है, इलेक्ट्रॉन गन रहता है एक हमारे कैमरे के पास, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन गन से एक इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे निकलती है और इस इलेक्ट्रॉन बीम को मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ पे से लेकर यहाँ तक मूव करता हूँ, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से यहाँ तक मूव करती है तो वो हर पॉइंट को कॉन्टैक्ट करते हुए जा रही, देख सकते हो आप। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बीम एक पॉइंट को कॉन्टैक्ट करेगी तो उसके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जिस पॉइंट का रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, इस आरएल रेजिस्टेंस में, यहाँ पे आरएल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इस आरएल रेजिस्टेंस में एक वोल्टेज जनरेट होगा और ये जो वोल्टेज रहेगा वो डिपेंड करेगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज कम जनरेट
होगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कम वोल्टेज जनरेट होगा। और ये रेजिस्टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग, जो लाइट टकरा कर आ रही है उसके ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग। मतलब सिंपल सा ये समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉन्टेक्ट करता है हर पॉइंट को, और हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक वोल्टेज जनरेट करता है। ज़्यादा वोल्टेज के लिए ज़्यादा, ब्राइटनेस के लिए ज़्यादा वोल्टेज, कम ब्राइटनेस के लिए कम वोल्टेज यहाँ पे जनरेट करता है। इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन बीम पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्कैन करता है, मतलब कॉन्टेक्ट करता है हर पॉइंट को। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम को इस पोजीशन पे लाते हैं और फिर अगले लाइन को पूरा, वो अगले पॉइंट को पूरा स्कैन करता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बीम एक स्क्रीन है जिसमें हमारा एक फोटो सेंसिटिव स्क्रीन है जिसमें हमारा इमेज ब्राइटनेस के फॉर्म में है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम जो रहता है वो यहाँ से चालू होता है और यहाँ से यहाँ तक मूव करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहुँचता है इलेक्ट्रॉन बीम इस पॉइंट पे वापस आता है। तो ये लेफ़्ट पोजीशन हुआ, ये राइट पोजीशन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन बीम लेफ़्ट टू राइट मूव किया, एक्सट्रीम राइट पे जब पहुँचा फिर इलेक्ट्रॉन बीम वापस यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर आगे मूव करता है। फिर इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे आता है, फिर यहाँ मूव करता है। तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम लाइन बाय लाइन इस पूरे स्क्रीन को या फिर पूरे प्लेट को वो स्कैन करते जा रहा है लेफ़्ट से राइट की तरफ। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया। जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर आता है तो उसको वापस जाना होता है, तो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे वापस जाता है। तो लेट्स से ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है। इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से चालू हुआ और यहाँ तक मूव किया। इलेक्ट्रॉन बीम सेकंड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आया, फिर यहाँ से यहाँ तक मूव किया। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम वापस आया थर्ड लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे, और फिर थर्ड लाइन से यहाँ तक आखिरी तक मूव किया एंड। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन बीम मूव करते जा रहा है वन बाई वन, और वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बीम नीचे की तरफ भी आते जा रहा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन बीम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है और टॉप टू बॉटम मूव कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ मूव करता है इसको हम लोग बोलते हैं स्कैनिंग। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बीम मूव करेगा लेफ़्ट टू राइट तो वो फोटो रेजिस्टिव मटेरियल के हर पॉइंट को कांटेक्ट करेगा। दिख रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट किया, यहाँ पे कांटेक्ट किया, यहाँ पे कांटेक्ट किया, यहाँ पे कांटेक्ट, यहाँ पे कांटेक्ट, इसी तरीके से दूसरे लाइन में हर पॉइंट को कांटेक्ट किया, और हर पॉइंट को कांटेक्ट करने से वहाँ पे एक एक वोल्टेज सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बीम एक एक पॉइंट को कांटेक्ट करेगा एक वोल्टेज सिग्नल आपका जनरेट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से यहाँ तक स्कैन किया, 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 और हर बार वो वापस आता है। जब यहाँ पे पहुँचता है फिर ये दूसरे लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आता है इस टाइप से। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम इस पॉइंट से लेफ़्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेस। और जब इलेक्ट्रॉन बीम वापस अपने पोजीशन पे आता है, यानी कि राइट से लेफ़्ट में आता है, रिटर्न आता है जब इलेक्ट्रॉन बीम दूसरे लाइन के स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिट्रेस। अब जब इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेस में जाता है, मतलब ट्रेसिंग करता है, जब लेफ़्ट से राइट जाता है, तो वो वोल्टेज सिग्नल इस RL रेजिस्टेंस में जनरेट करता है, और जब वापस आता है तो कोई भी वोल्टेज सिग्नल वो जनरेट नहीं करता है। ठीक है, वहाँ पे पूरा ब्लैंक रहता है। तो इसको ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन बीम, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन बीम अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट के हिसाब से वोल्टेज जनरेट करता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बीम ने यहाँ 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 इस पॉइंट को पूरा स्कैन किया और ये पहला लाइन हुआ, वैसे ही दूसरे लाइन को पूरा स्कैन किया, तीसरे लाइन को स्कैन किया, हर पॉइंट के हिसाब से वो एक वोल्टेज सिग्नल जनरेट करता है। लेट से इस पॉइंट के लिए एक वोल्टेज सिग्नल, इस पॉइंट के लिए एक वोल्टेज सिग्नल, इस पॉइंट के लिए वोल्टेज सिग्नल। तो इलेक्ट्रॉन बीम इस पूरे पॉइंट में अलग अलग ब्राइटनेस लेवल के हिसाब से एक वोल्टेज सिग्नल जनरेट करता है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। जैसे ये लाइन ख़त्म होता है तो वहाँ से हमको क्या मिलता है, एक संकेत मिलता है वापस जाने का नेक्स्ट लाइन पे। तो जैसे लाइन ख़त्म होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम एक नेगेटिव पल्स जनरेट करता है ऐसा। तो ये पहला लाइन हो गया, फर्स्ट लाइन, और उसके रिस्पेक्ट में ये वोल्टेज हो गया V1 लेट से। वैसे ही अब दूसरे लाइन के लिए जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से यहाँ तक स्कैन किया तो फिर से एक वोल्टेज जनरेट करता है अलग अलग एम्पलीट्यूड का, और ये वोल्टेज का एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है, हर एक पॉइंट पे ब्राइटनेस के लेवल के ऊपर। ब्राइटनेस ज़्यादा, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज़्यादा। फिर उसी टाइप से सेकंड लाइन के लिए इलेक्ट्रॉन बीम जब इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक स्कैन करता है तो एक वोल्टेज सिग्नल जनरेट करता है, और जब लाइन ख़त्म होती है वहाँ पे एक नेगेटिव पल्स बोलता है।
इसी टाइप से लेट से यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन है, 5 लाइन में स्कैनिंग हुई है, तो पाँचों लाइन के लिए एक 5 वोल्टेज सिग्नल मेरा जनरेट हो गया। ठीक है, तो V1 V2 V3 V4 हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का बीम यहाँ से स्कैन करना चालू किया, इस प्लेट को यहाँ से यहाँ तक स्कैन किया, फिर इस पोजीशन पे आया, फिर यहाँ से यहाँ तक स्कैन किया, फिर इस पोजीशन पे आया, यहाँ से यहाँ तक स्कैन किया। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बीम टॉप से लेकर बॉटम तक पूरा स्कैन करता है। जैसे ही स्क्रीन के बॉटम पे पहुँच जाता है, अब यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन बीम रुक जाता है। ठीक है, इन पूरे वोल्टेज को मिलाते हैं हम लोग, पहला वोल्टेज, दूसरा वोल्टेज, तीसरा वोल्टेज, चौथा वोल्टेज और ये पांचवा वोल्टेज V1 V2 V3 V4 V5। तो V1 क्या है, पहले लाइन का वोल्टेज है, V2 क्या है, दूसरे लाइन का वोल्टेज है, V3 क्या है, तीसरे लाइन का वोल्टेज है, V4 चौथे लाइन का, एंड V5 इस पाँचवें लाइन का वोल्टेज है। लेट्स से इस पूरे वोल्टेज को मैं VA नाम दे रहा हूँ। तो ये VA क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन बीम ने क्या किया, एक हमारा वीडियो कैमरा ने क्या किया, वीडियो कैमरा ने एक फ़ोटो खींचा, उस फोटो को कुछ देर के लिए इस फोटो रजिस्टिव मटेरियल पे उसने रखा। तो फोटो को कैसे रखा उसने, एज़ पर देयर ब्राइटनेस लेवल, जो ब्राइटनेस लेवल के हिसाब से उसने इस फोटो को यहाँ पे स्टोर कर लिया अपने इस फोटो रजिस्टिव प्लेट में। अब वो ब्राइटनेस लेवल को कौन स्कैन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम बहुत जल्दी जल्दी टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट पूरे फोटो को स्कैन करता है ऊपर से नीचे तक, और पूरे फोटो को स्कैन करके एक वोल्टेज सिग्नल प्रोड्यूस करता है, जिसको मैं बोल रहा हूँ VA। तो ये VA क्या रिप्रेजेंट करेगा, VA एक वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, इस टाइप का ये वोल्टेज रहेगा VA, जो कि पूरे एक फ़ोटो को रिप्रेजेंट करता है, एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है VA। तो हमने क्या किया, एक फ़ोटो खींचा, उस फोटो को मैंने इलेक्ट्रॉन बीम से स्कैन कराया टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट पूरा। ठीक है, और स्कैन करने के बाद एक वोल्टेज सिग्नल जनरेट हुआ। तो एक फ़ोटो के लिए, इमेज वन के लिए एक वोल्टेज सिग्नल मेरा जनरेट हो गया। ठीक है, अब वैसे ही हमारा दूसरा इमेज आएगा। तो अब दूसरा जब इमेज आएगा, सेकंड नंबर का इमेज नंबर 2, वो इमेज नंबर 2 आएगा, तो वैसे ही सब जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है उसका फिर पूरा रेजिस्टेंस चेंज होगा। वहाँ पे वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल में ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग उस फोटो सेंसिटिव मटेरियल का रेजिस्टेंस पूरा चेंज हो जाएगा। लेट्स से पहले केस में जैसे यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे ब्लैक कलर है, इस पॉइंट पे अब मान लीजिए वाइट कलर आ जाता है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, यहाँ का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से ये दूसरा इमेज आ गया। अब हमारा इलेक्ट्रॉन बीम, आपको याद होगा जब पहला इमेज को उसने स्कैन किया तो आखिरी में पहुँच गया था। अब हमारा इलेक्ट्रॉन बीम इस पोजीशन पे पहुँचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन करता है किसी फ़ोटो को, तो दो टाइप से स्कैन करता है। एक स्कैन करता है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करके एक एक पॉइंट को स्कैन करता है, दूसरा वो टॉप टू बॉटम स्कैन करता है, मतलब जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट वो कर रहा है साथ साथ वो नीचे भी उतरते जा रहा है इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, तो एक बीम है, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ स्कैन करा रहे हैं, यहाँ से स्कैन करा रहे हैं, यहाँ से स्कैन करा रहे हैं। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, आपके हाथ में एक पानी का पाइप है, जिससे आप एक दीवार के ऊपर पानी का ऐसा पाइप से पानी डाल रहे हो और उस दीवार को कलर कर रहे हो, या कलर का पेंट है, स्प्रे पेंट है मान लीजिए आपके हाथ में, जिससे आप एक दीवार को कलर कर रहे हो। तो मैं आपको बोलता हूँ इस दीवार को कलर करना है पूरा। तो आप क्या करोगे, स्प्रे पेंट पकड़ोगे, यहाँ से चालू करोगे और यहाँ से इस टाइप से स्कैन करना, इस टाइप से इसको लाइन से पेंट करना चालू करोगे, आखिरी में पहुँच जाओगे। आखिरी में पहुँचने के बाद जब आपको दूसरा दीवार को पेंट करना है, तो फिर से आप क्या करोगे, फिर से ओरिजिनल पोजीशन अपने हाथ को ले जाओगे और फिर से आप इसको चालू करोगे पेंट करना। यही काम इलेक्ट्रॉन बीम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और एक पूरे लाइन को स्कैन कर रहा है, साथ में जैसी पूरा लाइन स्कैन हो जाता है फिर वो नीचे की तरफ भी आते जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बीम एक तो लेफ़्ट टू राइट स्कैन कर रहा है, साथ में वो नीचे की तरफ भी आते जा रहा है अगले लाइन को स्कैन करने के लिए, मतलब वो वर्टिकली भी आपका स्कैन करते जा रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली तो स्कैन कर ही रहा है, साथ में वो वर्टिकली भी स्कैन कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन बीम पूरे फोटो को स्कैन कर लेता है लास्ट में, तो उसकी पोजीशन होती है यहाँ पे, क्योंकि पूरा फोटो जब खत्म हो जाता है पूरे स्क्रीन को वो स्कैन कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन बीम की पोजीशन यहाँ पे होती है। अब एक फ़ोटो स्कैन हो गया पूरा का पूरा, उसके रिस्पेक्ट में एक वोल्टेज सिग्नल जनरेट हो गया VA। इस वोल्टेज सिग्नल को मैं भेज देता हूँ थ्रू AM मॉड्यूलेशन अपने रिसीवर के पास, रिसीवर में चला गया। अब वहाँ पे दूसरा इमेज खींचता है मेरा जो कैमरा रहता है। अब उस दूसरे इमेज को भी इसी टाइप से पूरा टॉप टू बॉटम मेरे को स्कैन करना है। तो अभी तो इलेक्ट्रॉन बीम की पोजीशन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन बीम वापस यहाँ पे जाता है। ठीक है, इस पोजीशन पे जाता है वो, तो इसको बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से इस पोजीशन से वापस टॉप पोजीशन पे जाता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल रिट्रेस। और ये जो स्कैनिंग होती है टॉप टू बॉटम, जब इलेक्ट्रॉन बीम एक एक करके नीचे आता है, उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल स्कैनिंग।
और ये जो स्कैनिंग होती है लेफ़्ट टू राइट, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल स्कैनिंग। ठीक है, तो देखिए हॉरिजेंटल स्कैनिंग बहुत जल्दी जल्दी हुई इसको, क्योंकि पूरा लाइन को स्कैन करना है, जबकि वर्टिकल स्कैनिंग हुई वो बहुत स्लो हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे एक एक करके नीचे उतरते जाना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हर लाइन के रिस्पेक्ट में एक वोल्टेज सिग्नल जनरेट हो गया, V1 V2 V3 V4, और इन सबको जोड़ने से मेरे को मिल गया कंप्लीट वोल्टेज VA। तो एक इमेज का वोल्टेज मिल गया VA। इसी टाइप से ये दूसरा इमेज पूरा स्कैन होगा, इमेज नंबर 2, ये इमेज नंबर 2 स्कैन होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में भी इसी टाइप से वोल्टेज सिग्नल जनरेट होंगे हर लाइन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो लेट्स से इसके रिस्पेक्ट में ये दूसरा इमेज सिग्नल आया, इस दूसरा इमेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में इस टाइप से फिर से हर लाइन बाय लाइन इसको स्कैन किया। लाइन बाय लाइन स्कैन करने के बाद उसमें भी 5 लाइन का स्कैनिंग हुआ, तो 5 वोल्टेज सिग्नल उसके लिए भी जनरेट हो गए। ठीक है, देन ये हो गया VB। अब ये VA आ गया, मान लीजिए दिस इज़ VA और ये दूसरा इमेज है VB। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा नेगेटिव पल्स रहता है। ये नेगेटिव पल्स ये बताता है कि यहाँ पे पिक्चर नंबर 1 का वोल्टेज है, ये पिक्चर नंबर 2 का वोल्टेज है। अब ये वोल्टेज सिग्नल जो बना, इस वोल्टेज सिग्नल को मैं भेज देता हूँ टीवी के रिसीवर में। अब जो टीवी का रिसीवर होता है उसमें भी आपका इसी टाइप का एक ये होता है। ठीक है, ये वोल्टेज यहाँ पे आता है, VA VB दूसरे इमेज का वोल्टेज है, VA पहले इमेज का वोल्टेज है, VC तीसरे इमेज का वोल्टेज है। तो अलग अलग इमेज के लिए अलग अलग वोल्टेज प्रोड्यूस किए बाय स्कैनिंग, और उन इमेज को आपस में जोड़ के, ठीक है, इन दोनों इमेज के बीच में एक ब्लैंकिंग पल्स रहता है, एक नेगेटिव पल्स रहता है। इन इमेज को ब्लैंकिंग पल्स से कनेक्ट किए और इन तीनों को इमेज को भेज दिए, तीनों वोल्टेज को हम लोग भेज देते हैं। जैसे ही VA मिलेगा, ठीक है, तो VA मिलेगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है। इलेक्ट्रॉन गन एक इलेक्ट्रॉन बीम एमिट करता है। ये इलेक्ट्रॉन बीम की जो इंटेंसिटी रहती है वो VA वोल्टेज की इंटेंसिटी के ऊपर या उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर वेरी करती है। जब उसको ज़्यादा एम्पलीट्यूड मिलता है इलेक्ट्रॉन बीम को, तो ज़्यादा इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से प्रोड्यूस होता है। जब यहाँ पे कम इंटेंसिटी का या कम एम्पलीट्यूड का वोल्टेज मिलता है तो कम इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से मूव करता है और यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बीम जब भी उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन में जाके स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पे एक ब्राइटनेस क्रिएट होगा, और ये जो ब्राइटनेस की इंटेंसिटी रहेगी वो हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज़्यादा मतलब वहाँ पे ब्राइटनेस की इंटेंसिटी ज़्यादा, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कम तो हमारा ब्राइटनेस का इंटेंसिटी कम। और आपको याद होगा ये वोल्टेज का एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, कैमरा में जो हमारा पिक्चर का इंटेंसिटी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। वहाँ पे पिक्चर की ब्राइटनेस अगर ज़्यादा थी तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड, पिक्चर की ब्राइटनेस अगर कम थी तो कम एम्पलीट्यूड का वोल्टेज जनरेट हो रहा था। इसी टाइप से यहाँ ज़्यादा एम्पलीट्यूड का वोल्टेज मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी का ब्राइटनेस, कम एम्पलीट्यूड का वोल्टेज मतलब कम इंटेंसिटी का ब्राइटनेस। तो लेट से ये हमारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन बीम को इमिट कर रहा है। जैसे इसको वोल्टेज मिलता है, लेट से VA वोल्टेज मिलता है, तो VA वोल्टेज ऐसा था, V1 V2, ठीक है, V3 सो ऑन, V4 एंड V5। तो जैसे ही इसको VA वोल्टेज मिलता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन स्कैन करना चालू करता है, मतलब मूव करना चालू करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे उसमें लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा था वैसे ही हमारे टीवी स्क्रीन में भी इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन के बीम को यहाँ पे स्टार्ट में रखेगा और उसके बाद फिर वो जैसे ही वोल्टेज मिलेगा वो इसको मूव करना चालू करेगा लेफ्ट टू राइट। जिस स्पीड से वहाँ पे मूव कर रहा था उसी स्पीड से यहाँ पर भी मूव करेगा, स्पीड अलग अलग नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे जितना स्पीड से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा था यहाँ पर भी उसी स्पीड से वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। अब जब भी इलेक्ट्रॉन बीम इस स्क्रीन से टकराएगी तो यहाँ पे ब्राइटनेस क्रिएट होगा, और ये ब्राइटनेस का इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये वोल्टेज के एम्पलीट्यूड के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन बीम ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, राइट पोजीशन पे पहुँच गया। अब इलेक्ट्रॉन बीम को मिलती है एक नेगेटिव पल्स। जब भी इलेक्ट्रॉन बीम को मिलता है एक नेगेटिव पल्स तो इलेक्ट्रॉन बीम समझ जाता है कि यहाँ पे इसको ये स्कैनिंग ख़त्म करनी है और वापस इसको इस पोजीशन पे पहुँचना है, तो दूसरे लाइन के स्टार्ट पोजीशन पे पहुँचना है। तो उसको फिर ये रिट्रेस करता है अपने आप को। रिट्रेस का मतलब राइट टू लेफ्ट वापस जाना। ठीक है, तो जैसे ही इसको नेगेटिव पल्स मिलता है यहाँ पे वो समझ जाता है यहाँ पे स्कैनिंग ख़त्म करनी पहले लाइन की और दूसरे लाइन की स्कैनिंग अब चालू करनी है। तो इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन गन जो है इलेक्ट्रॉन बीम को इस पोजीशन पे लेकर आता है। ठीक है, अब इस पोजीशन पे आने के बाद उसको दूसरा वोल्टेज मिलता है V2। V2 क्या था,
पहले इमेज का दूसरा लाइन का आपका वोल्टेज था। तो अब उसके हिसाब से फिर इलेक्ट्रॉन गन को यहाँ पे मूव कराता है, इलेक्ट्रॉन बीम को पूरा लेफ्ट टू राइट, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, और V2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल क्रिएट होता है। फिर यहाँ पे नेगेटिव पल्स मिलता है जहाँ पे V2 खत्म हो रहा है। तो जैसे नेगेटिव पल्स मिलता है वहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन जो गन है इलेक्ट्रॉन बीम को इस पोजीशन पर लेकर आता है। फिर वैसे ही थर्ड V3 के लिए यहाँ पे स्कैन कराता है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, वैसे ही V4 के लिए एंड वैसे ही V5 के लिए। और हर बार जब ये नेगेटिव पल्स मिलेगा उसको तो वापस उसको इस पोजीशन पर लेकर आता है। तो इस टाइप से हमारा जो इलेक्ट्रॉन गन है उसने इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस किया और पूरे स्क्रीन को उसने स्कैन किया। इस टाइप से पूरे 1 बाय 1 एक एक लाइन बाय लाइन उसने पूरी स्क्रीन को स्कैन किया। जब भी इलेक्ट्रॉन बीम टकरा रहा है, स्कैनिंग हो रही है, तो एक वोल्टेज क्रिएट, एक ब्राइटनेस क्रिएट हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब ये पूरा स्क्रीन जो है वो स्कैन हो गया है इस टाइप से इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा। तो हमको अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटेंसिटी देखने को मिलेगी स्क्रीन के ऊपर। जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे वाइट कलर देखने को मिलेगा, जहाँ पे इंटेंसिटी एकदम कम होगी वहाँ पे हमको ब्लैक कलर या डार्क कलर हमको देखने को मिलेगा, जहाँ पे मॉडरेट इंटेंसिटी होगी वहाँ पे अलग अलग ग्रे कलर हमको देखने को मिलेंगे। इस टाइप से अलग अलग ब्राइटनेस लेवल स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होता है और हमको एक इमेज यहाँ पे दिखाई देती है। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम पहुँचेगा तो हमको ये वोल्टेज, जैसे उसने V5 को स्कैन कर लिया, V5 को स्कैन करने के बाद वहाँ पे एक बड़ा नेगेटिव पल्स मिलेगा। जब उसको बड़ा नेगेटिव पल्स मिलता है इस टाइप से तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे मेरे को स्कैनिंग ख़त्म करनी है कंप्लीट, एक पिक्चर की स्कैनिंग ख़त्म हो गई। अब वो अपने आप को यहाँ पे पहुँचा देता है वापस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से यहाँ तक आया और वापस चला गया। जैसे यहाँ पे नेगेटिव पल्स मिला तो नेगेटिव पल्स जैसे ही मिलता है उसको, तो अब इलेक्ट्रॉन बीम वापस अपने इस पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है। नेगेटिव पल्स, बड़ा नेगेटिव पल्स मिलने का ये मतलब होता है कि पहला इमेज का स्कैनिंग खत्म हो गया है, अब दूसरा इमेज का वोल्टेज आएगा। अब यहाँ से फिर से वो काम चालू करेगा, ऐसे ही दूसरे वोल्टेज को लाइन बाय लाइन स्कैन करेगा दूसरे इमेज को, और वहाँ पे दूसरे इमेज को रिक्रिएट करेगा स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर भी देखो जो हमारा स्क्रीन था दो टाइप से स्कैनिंग हो रही थी। एक इलेक्ट्रॉन बीम लेफ्ट टू राइट जा रहा था, इसको बोल रहे थे हम लोग हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग, साथ में वो एक एक लाइन नीचे उतर रहा था हमारा इलेक्ट्रॉन बीम, तो इसको बोलते हैं हम लोग टॉप टू बॉटम स्कैनिंग, दैट इज़ वर्टिकल स्कैनिंग, ठीक है। तो दो टाइप की स्कैनिंग होती है, एक हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग होती है और एक वर्टिकल स्कैनिंग होती है। दोनों स्कैनिंग मेथड के यूज़ करके हम लोग इमेज को रिक्रिएट करते हैं। इस टाइप से हमारा मोनोक्रोम टेलीविज़न काम करता है। अब कुछ एसेंशियल पार्ट देख लेते हैं। अब हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन बीम, जो इलेक्ट्रॉन गन रहता है वो इलेक्ट्रॉन बीम एमिट करता है, ठीक है। पिक्चर ट्यूब के अंदर भी इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है, ये देखो, और आपके टीवी कैमरा जो रहता है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन गन लगा रहता है। अब आप जैसे आपको पता होगा CRT स्क्रीन या कैथोड रे ट्यूब जो रहता है या हमारा CRO रहता है वो कैसे काम करता है, वहाँ पर भी इसी टाइप से हम लोग वेवफॉर्म बनाते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलती है उसको एक स्क्रीन से जब वो टकराती है तो वहाँ पे एक ब्राइटनेस क्रिएट होता है CRT स्क्रीन पे जब टकराती है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को मैं डिफ्लेक्ट नहीं करूँगा, इलेक्ट्रॉन बीम सीधा चला आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बीम सीधा सेंटर में जाकर टकराएगा, तो मेरे को एक छोटा सा डॉट जैसा दिखाई देगा सेंटर पे, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली मूव करूँ इस टाइप से, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन बीम इस टाइप से एक लाइन दिखाई देगा मेरे को। अगर इलेक्ट्रॉन बीम को मैं वर्टिकली मूव करूँ ऊपर नीचे तो मेरे को एक लाइन ऐसा दिखाई देगा खाली। अगर मैं दोनों को एक साथ मूव करूँ, मतलब उसमें हॉरिजॉन्टली भी मूव करूँ साथ में मैं उसको वर्टिकली भी मूव करूँ इलेक्ट्रॉन बीम को, तो इलेक्ट्रॉन बीम को अगर मैं दोनों को एक साथ मूव करता हूँ मतलब उसको हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा हूँ और वर्टिकली भी मूव कर रहा हूँ। तो लेट्स से मैंने इलेक्ट्रॉन बीम को पूरा हॉरिजॉन्टली मूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन बीम है पूरा हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन बीम ऐसा आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे आ गया क्योंकि उसको मैंने हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट कर दिया पूरा लेफ्ट साइड में, और साथ में उसको मैंने पूरा वर्टिकली भी डिफ्लेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे चला गया। इसी टाइप से डिफ्लेक्शन को कम ज़्यादा करके मैं इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टली मूव करता हूँ और वर्टिकली भी इलेक्ट्रॉन बीम को मूव करता हूँ। इलेक्ट्रॉन बीम दो प्लेट लगा होता है, दो कॉइल लगा होता है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल, ठीक है ये, और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल। जो इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टल घुमाते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल, और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल उसको अप एंड डाउन इलेक्ट्रॉन बीम को आपको मूव कराता है। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल रहता है
ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल है। इस हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल को हम लोग इस टाइप का साथवुड पल्स देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आपका स्वीप वोल्टेज, ठीक है, और ये साथवुड नेचर का होता है। तो मान लीजिए स्क्रीन है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन बीम है। तो ये फर्स्ट लाइन दिख रहा है, जब हॉरिजॉन्टल जैसे इलेक्ट्रॉन बीम किसी पिक्चर को स्कैन करना चालू करेगा उसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे होगी। अब जैसे ही उसमें पिक्चर का वोल्टेज आया, ठीक है, एक पिक्चर को उसको स्कैन करना चालू करना है, तो जैसे ही उसको ये पल्स मिलेगा उसके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल को, तो ये पल्स जब मिलेगा तो जैसे जैसे ये पल्स बढ़ते जा रहा है, ये साथवुड वेव बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम आगे की तरफ मूव करते जाएगा। जब ये एम्पलीट्यूड आई मैक्स में पहुंच जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ तक पहुंच जाएगा। उसके बाद जब इसको ये वाला वोल्टेज मिलेगा, नेगेटिव वोल्टेज यानी कि डाउनवर्ड वोल्टेज मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन बीम वापस आएगा लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में इसको ज़्यादा टाइम लगा, जबकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इसको कम टाइम लगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं ट्रेस टाइम, और मैक्सिमम से 0 पॉइंट पे आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिट्रेस टाइम, ठीक है। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन बीम को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए ये ट्रेस टाइम जिम्मेदार है, और इस पोजीशन से वापस इस पोजीशन में लाने के लिए ये वाला जो सिग्नल है वो जिम्मेदार है, रिट्रेस टाइम। तो इसको ये बहुत धीरे धीरे चला, ये सिग्नल ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन बीम लेफ्ट टू राइट बहुत स्लो आगे बढ़ता है, जबकि राइट टू लेफ्ट जब वापस आता है इलेक्ट्रॉन बीम तो बहुत फास्ट वापस आ जाता है, क्योंकि ये टाइम बहुत कम है, बहुत शार्प उसमें डिक्लाइन होता है इस वोल्टेज में, तो ये आ जाता है। तो देखिए पहले लाइन के लिए डिफ्लेक्शन कॉइल को ये वोल्टेज देंगे, तो पहला लाइन जब यहाँ से यहाँ तक गया तो ये वोल्टेज डिफ्लेक्शन कॉइल को दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे पहुँचा, डिफ्लेक्शन कॉइल को ये वाला वोल्टेज मिला, डाउनवर्ड वोल्टेज, और जो हमारा डिफ्लेक्शन कॉइल को जैसे ही वोल्टेज मिलेगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद फिर से डिफ्लेक्शन कॉइल को ये वोल्टेज मिला, फिर से इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से यहाँ तक मूव किया, जैसे ये पॉइंट पे पहुँचा इलेक्ट्रॉन बीम को ये वोल्टेज मिला, नेगेटिव वोल्टेज या डाउनवर्ड वोल्टेज, तो फिर ये डिफ्लेक्शन कॉइल इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ पे पहुँचा देगा। इस टाइप से हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या कर रहा है, जब भी ये वोल्टेज इसको मिल रहा है साथवुड वेवफॉर्म, तो इलेक्ट्रॉन बीम को लेफ़्ट टू राइट मूव करा रहा है, और जैसे ये वाला वोल्टेज मिल रहा है डिफ्लेक्शन कॉइल को, तो इलेक्ट्रॉन बीम को वो राइट टू लेफ़्ट मूव करा रहा है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट वो बहुत स्लो मूव करा रहा है, जबकि राइट टू लेफ़्ट मतलब ये राइट है और ये लेफ़्ट है, राइट टू लेफ़्ट इलेक्ट्रॉन बीम को बहुत फास्ट मूव करा रहा है। तो इस टाइप से एक स्क्रीन में इलेक्ट्रॉन बीम इस टाइप से आपका मूव करते रहता है। जब ये साथवुड पल्स मिलता है तो इधर जाता है, जब इस डाउनवर्ड साथवुड पल्स मिलता है तो इलेक्ट्रॉन बीम इधर आता है, ठीक है। अब अगर केवल यही डिफ्लेक्शन कॉइल रहता, केवल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल रहता, मान लीजिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल नहीं देता मैं, तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन बीम यहीं पे मूव करते रहता एक ही जगह पे, वो आगे बढ़ता ही नहीं, मतलब नीचे की तरफ आता ही नहीं। तो दूसरा काम किसका आएगा यहाँ पे, वर्टिकल डिफ्लेक्शन पॉइंट का। वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन बीम इस पोजीशन में पहुँचेगा, मतलब जब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल में करंट यहाँ पे पहुँचेगा, उसी टाइम वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल इसको एक नीचे लेके आएगा, ठीक है। तो देखिए ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल है, उसको हम लोग इस टाइप का वोल्टेज देते हैं। तो ये देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बीम आपका लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, साथ में ये वोल्टेज भी उसमें अप्लाई हो रहा है वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल में, तो वो इलेक्ट्रॉन बीम को नीचे लाने का काम कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन बीम ऐसा चल रहा है, एक तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल के कारण वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, और देखो थोड़ा थोड़ा वो नीचे की तरफ आते जा रहा है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन बीम नीचे की तरफ आ रहा है। ये डायग्राम आप देखिए, ठीक है, ये लेफ़्ट टू राइट तो जा रहा है, साथ में साथ वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से नीचे की तरफ भी आते जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम को नीचे की तरफ लाने का काम कौन कर रहा है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल कर रहा है। और जब वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल इस पॉइंट पे पहुंचता है तो मेरा इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे पहुंच जाता है एकदम बॉटम पे, और उसके बाद उसको रिट्रेस मिलता है, ये वोल्टेज मिलता है। जैसे ही रिट्रेस वोल्टेज मिलता है तो मेरा इलेक्ट्रॉन बीम बॉटम से सीधा पहुँच जाता है टॉप पोजिशन पर, ठीक है। तो इसमें देखिए हर लाइन के लिए मैं एक एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन वोल्टेज दूंगा, ये वाला वोल्टेज हर लाइन के लिए दूंगा, हर हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एक वोल्टेज दूंगा। तो जितना लाइन है वहाँ पे उतना हॉरिजॉन्टल आपको डिफ्लेक्शन कॉइल में ये साथवुड पल्स मिलेगा, और पूरे एक इमेज को स्कैन करने के लिए एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल दूंगा, एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन वोल्टेज दूंगा। तो ये पूरा वोल्टेज और ये पूरा वोल्टेज एक साथ चलेगा। मान लीजिए अगर 10 लाइन है मेरे पास, 10 लाइन में स्कैन किया, तो 10 लाइन के लिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल को एक साथवुड पल्स मिलेगा, और
हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल को 10 आपके सॉटूथ पल्स मिलेंगे। इंडिविजुअल एक लाइन के लिए एक सॉटूथ पल्स, दूसरा लाइन के लिए दूसरा पल्स, तीसरा लाइन के लिए तीसरा पल्स। लेकिन वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को या एक ही आपको वोल्टेज मिलेगा एक पिक्चर के लिए। वैसे ही जब दूसरा पिक्चर आएगा तो दूसरे पिक्चर को फिर से टॉप टू बॉटम मेरे को स्कैन करना है, तो एक बार टॉप टू बॉटम आने के लिए एक पल्स, एक बार लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए एक पल्स। ठीक है, तो एक इमेज को स्कैन करना है, मान लीजिए 10 लाइन से स्कैन हो सकता है, तो मेरे को टॉप टू बॉटम तो एक ही बार आना है नीचे, ऊपर से नीचे, और लेकिन लेफ़्ट टू राइट मेरे को 10 बार चलना पड़ेगा उसमें। तो 10 पल्स, सॉटूथ पल्स मैं उसके कॉइल को दूंगा, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल को, और एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल को एक सॉटूथ पल्स मिलेगा। ठीक है, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है, स्लो बढ़ता है, इसकी जो टाइम रहता है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी कम रहेगी, जबकि जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल है वो हाई फ्रीक्वेंसी का पल्स होगा, क्योंकि वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। इस टाइप से ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट रहेगा। तो इस टाइप से हमारा इमेज जो रहेगा, हर एक इमेज को हमारा कैमरा कैप्चर करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन बीम से स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद उसको इक्विवेलेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, उस वोल्टेज सिग्नल को वो रिसीवर में भेजेगा, रिसीवर में भेजने के बाद रिसीवर उसको उस वोल्टेज सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू दैट वोल्टेज सिग्नल वो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन बीम के अकॉर्डिंग आपका टीवी स्क्रीन पे ब्राइटनेस का लेवल क्रिएट होगा। तो हर बार एक बार में एक इमेज को स्कैन करता है और उसको भेजता है वीडियो कैमरा टीवी स्क्रीन को, टीवी स्क्रीन फिर से उसको स्कैन करके उस इमेज को रिक्रिएट करता है। इसी टाइप से फिर ये इमेज गायब हो जाता है, दूसरा इमेज आता है, तीसरा इमेज आता है, हर बार वही प्रोसेस चलते रहता है। जब एक इमेज को हम लोग बोलते हैं एक फ्रेम, ठीक है, एक इमेज को हम लोग बोल रहे हैं एक फ्रेम, दूसरे इमेज को बोलेंगे दूसरा फ्रेम। ऐसे ही एक इमेज जब जाता है और दूसरा इमेज जब आता है तो उसके बीच में जो स्क्रीन रहता है टीवी का वो पूरा हो जाता है ब्लैंक, वहाँ पे एकदम डार्क ब्लैक रहता है। हम लोग उस चीज़ को देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो इतनी तेज़ी से इमेज का ट्रांजिशन होता है एक इमेज से दूसरे इमेज में, हम लोग को वो चीज़ फील नहीं हो पाती, दिख नहीं पाता है। ठीक है, तो एक इमेज जो आता है स्क्रीन पे उसको बोलते हैं एक फ्रेम, दूसरा इमेज आता है उसको बोलते हैं दूसरा फ्रेम। ऐसे ही हमारे आँखों के सामने से 25 इमेज एक सेकंड के सामने से स्कैनिंग होती है 1 बाई 1। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारा टीवी है उसमें वो 25 इमेज पर सेकंड हमारी आंखों के सामने से पास करता है। तो हमारी टीवी का जो फ्रेम रेट होता है वो होता है 25 फ्रेम पर सेकंड। ठीक है, तो हमारी टीवी 25 इमेज को स्कैन करती है 1 बाई 1 और हमारी आंखों के सामने से पास करती है। एग्जैक्टली वो 25 नहीं होता, 50 होता है, बट हम बाद में देखेंगे वो कैसे होता है। लेकिन 25 इमेज को हमारी आंखों के सामने से 1 बाई 1 स्कैन किया जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं 25 फ्रेम पर सेकंड। ठीक है, अब याद रखिए जितना ज़्यादा फ्रेम पर सेकंड होगा उतना बेटर होगा हमारा सिस्टम, उतना स्मूथ होगा हमारा सिस्टम। नाउ एस्पेक्ट रेशो एंड स्कैनिंग मेथड। एस्पेक्ट रेशो क्या होता है? ठीक है, एस्पेक्ट रेशो हम लोग जनरली चूज़ करते हैं 4:3। अब हमारा इमेज जो रहता है, इमेज जनरली जो हमारा कैमरा कैप्चर करता है वो रेक्टेंगुलर साइज में कैप्चर करता है। इमेज को अलग अलग साइज में भी, अलग अलग शेप में भी कैप्चर कर सकता है, ओवल शेप में भी कर सकता है, सर्कुलर शेप में भी कर सकता है। लेकिन जो मोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो रेक्टेंगुलर शेप में हमारा इमेज जो है कैप्चर होता है। इमेज की ज्योमेट्री के हिसाब से हमारा स्कैनिंग का मेथड तय होता है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्कैनिंग मेथड होते हैं। रेक्टेंगुलर स्कैनिंग मेथड होता है, सर्कुलर स्कैनिंग मेथड होता है। पहले अलग अलग टाइप का टीवी आता था, स्क्वायर शेप का टीवी आता था, रेक्टेंगुलर शेप का टीवी आता था, और एक कुछ गोल सर्कुलर शेप का भी टीवी आता था जिसमें आपको सर्कुलर इमेज आपको पिक्चर दिखता था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता था, वो उतना ज़्यादा हमारी आंखों को शूट नहीं करता था। तो मोस्ट ऑफ द जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रेक्टेंगुलर साइज़ में ही आपकी टीवी को बनाते हैं। ठीक है, तो स्कैनिंग का जो मेथड होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर का मतलब इस टाइप से ही आपका स्कैनिंग होगा, लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। अब एस्पेक्ट रेशो क्या होता है? तो एस्पेक्ट रेशो एक्चुअली हाइट, जो आपका विड्थ वर्सेस हाइट का जो रेशो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एस्पेक्ट रेशो। ठीक है, एस्पेक्ट रेशो का क्या यूज़ है और हमेशा एस्पेक्ट रेशो ऐसा ही क्यों होता है? 16:9 होता है आजकल के टीवी में। मतलब विड्थ ज़्यादा हाइट कम क्यों होती है? क्योंकि हमारे रियल लाइफ में जो हमारी आई है वो एक्चुअली, आप आई का भी देखोगे तो आई भी ऐसा रहता है, इसकी विड्थ ज़्यादा रहती है, हाइट कम रहता है आई का भी।
तो हमारी आई ऐसी बनी हुई है कि वो हॉरिजेंटल जो आपका चेंजेस आता है उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस को वो देख सकती है ज़्यादा आसानी से, कंफर्ट के साथ। और जबकि वर्टिकल जो चेंजेस आता है उसको उतनी कंफर्ट के साथ नहीं देख सकती। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी कूद रहा है, जंप कर रहा है ऊपर नीचे, या आप वो झूला देखते हो जो ऊपर की तरफ जाता है नीचे की तरफ आता है, जाइंट व्हील वाला, या कोई भी ऐसा ही झूला जो ऊपर नीचे हो रहा है आपके सामने कोई भी चीज़, तो आपको अपना सिर ऊपर नीचे करना पड़ता है। ठीक है, आप आँख की पुतलियों को ऊपर नीचे करके उसको बहुत आसानी से नहीं देख सकते। अगर बहुत ही इस टाइप का आपका हुआ, हाइट ज़्यादा कर दिए किसी टीवी का और विड्थ कम कर दिए, मान लीजिए टीवी का स्क्रीन ऐसा कर दिए, तो आपको बार बार ऊपर नीचे अपना गर्दन करके देखना पड़ेगा पिक्चर को। ठीक है, तो क्योंकि हमारी आई वैसी बनी नहीं है, हम लोग की आई हॉरिजेंटल, मैक्सिमम हॉरिजेंटल एरिया को ज़्यादा देख सकती है। तो कोई आदमी चल रहा है तो मेरे को अपना सिर बहुत ज़्यादा देर तो घुमाना नहीं पड़ता, मैं अपनी आईज़ के जो पिपल है उसको घुमा के उसको आपको देख सकता हूँ। तो हमारी आई जो हॉरिजेंटल प्लेन में जो चीज़ चेंज होती है उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल प्लेन के लिए। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग को कंफर्ट हो, देखने में आसानी हो, इसलिए टीवी में हमेशा विड्थ ज़्यादा होता है, हाइट जो रहता है कम रहता है। पुराने जो टेलीविज़न सिस्टम रहते थे उसमें 4:3 का एस्पेक्ट रेशो रखा जाता था। ठीक है, एस्पेक्ट रेशो का मतलब ये होता है कि आप जैसे कैमरा है, टीवी का कैमरा जो है वो तो बहुत छोटे साइज़ का होगा, उसमें तो जो पिक्चर का स्कैनिंग हुआ है वो बहुत छोटे साइज़ में होगा, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव करेगा। लेकिन वो जो टीवी में आएगा तो टीवी तो बहुत बड़े साइज़ का होगा। तो मेरे को क्या होगा, उसमें तो आप बोलोगे सर वो तो छोटे साइज़ का टीवी कैमरे में स्कैन हुआ है, तो आपको जो स्कैनिंग होता है वो इतने एरिया में होना था, मतलब टीवी में इतने एरिया में आपको इमेज दिखाई देनी थी, लेकिन हमको तो पूरे टीवी में इमेज दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि उसके साइज़ से मैटर नहीं करता है। होना ये चाहिए कि वहाँ पे अगर 4:3 के एस्पेक्ट रेशो से, मतलब वहाँ पे जो स्क्रीन जो फोटो सेंसिटिव हमारा प्लेट लगा था वो अगर 4:3 का है, मतलब उसकी ये 4 है और ये 3 सेंटीमीटर की है और ये 4 सेंटीमीटर का है विड्थ, और हाइट जो है 3 सेंटीमीटर की है, उतने एरिया में अगर उसने स्कैन किया है इस टाइप के किसी शेप में, तो यही 4:3 मतलब 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का टीवी में अगर मैं इसको देखूँ तो भी वो उसी टाइप से स्कैन करेगा जैसे वहाँ पे स्कैन किया था, उतने एरिया को कवर करेगा, क्योंकि वो उसके प्रोपोर्शन में अपने स्कैनिंग का जो एरिया है वो बढ़ा देगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरर उसको ऐसे ही बनाता है। तो मैन्युफैक्चरर को पता होता है कि कौन से किस टाइप के कैमरे से शूटिंग होने वाली है और किस टाइप का टीवी में उसको हमको दिखाना है, तो वो टीवी का जो 4:3 का एस्पेक्ट रेशो है सेट कर देता है। तो टीवी का 4:3 एस्पेक्ट रेशो सेट कर देता है, मतलब वो इमेज को यहाँ से यहाँ तक पूरा इलेक्ट्रॉन बीम उसका आपका स्कैन करेगा ही। तो हमारा टीवी का मैन्युफैक्चरर उसको एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बीम को सेट कर देता है। ठीक है, अगर कैमरे में 4:3 एस्पेक्ट रेशो के साथ शूटिंग हुई है, लेकिन आप उसको 16:9 में देख रहे हो, मान लीजिए आप बड़े टीवी में देख रहे हो और जो मूवी शूट हुई है 4:3 में हुई, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, मतलब स्कैनिंग इतने एरिया में होगी, इतना एरिया छूट जाएगा। तो आप पुराने पिक्चर को देखो तो उसमें आपको आधा स्क्रीन दिखता है, बाकी इधर इधर का ब्लैंक दिखता है, क्योंकि वहाँ पे कोई स्कैनिंग आपकी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए एस्पेक्ट रेशो आपका जिस एस्पेक्ट रेशो में शूट हुआ है उसी एस्पेक्ट रेशो में आपको टीवी में दिखना चाहिए। डिपेंड नहीं करता कि टीवी का साइज़ कितना बड़ा है, स्क्रीन का साइज़ कितना बड़ा है, एस्पेक्ट रेशो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है एस्पेक्ट रेशो। एंड इसके बाद एक आता है परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड फ्लिकर। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ को जो हमारे आंखों के सामने आता है वो 1/16 सेकंड के लिए हमारे ब्रेन पे छप जाता है। अगर मैं बहुत तेज़ी से कोई चीज़ को पास करूँ आपके सामने से तो वो 1/16 सेकंड के लिए मेरे ब्रेन पे रहेगा। अगर कोई चीज़ है उसको मैंने आपके आंखों के सामने रखा और तुरंत हटा दिया तो उसका इमेज कितने देर के लिए रहेगा, 1/16 सेकंड के लिए। अब 1/16 सेकंड से पहले दूसरा इमेज मैं इंसर्ट कर दूँ वहीं पे, तो आपका जो ब्रेन है वो दोनों इमेज को अलग अलग नहीं देख पाएगा और दोनों इमेज को ब्लेंड कर देगा, मिक्स कर देगा। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जो मोशन पिक्चर वाले हैं और जो टेलीविज़न है वो हमको चीज़ों को मोशन में होता हुआ दिखाते हैं, कि इल्यूज़न क्रिएट करते हैं कि हमारी जो पिक्चर्स है, स्टिल इमेजेस हैं, वो चल रही है। ठीक है, तो फ्लिकर क्या होता है, तो क्या होता है, जो पुराना मोशन पिक्चर होता था उसमें एक ऐसा प्रोजेक्टर लगा होता था जिसमें से लाइट आती थी, उसके सामने एक ब्लेड लगा रहता था, इस ब्लेड में एक छेद रहता था। जब भी ये छेद इस लाइट के सामने आती थी, लेट से इसको फिर से बनाता हूँ मैं। ठीक है, एक प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर है, मान लीजिए ये लाइट सोर्स है, प्रोजेक्टर है जिसमें से लाइट आ रही है। यहाँ पे एक ब्लेड लगा हुआ है,
ये ब्लेड में एक छेद है, जब भी छेद इस लाइट के सामने से आता था यहाँ से लाइट पास होती थी, और यहाँ पे लाइन से मैं अलग अलग इमेज को इसके सामने से पास करते जाता था। लेट्स से इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4। जब भी इमेज इस ब्लेड इस होल के सामने आती थी तो लाइट इसमें से पास होती थी इस इमेज से, और ये मेरे को बड़े स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो जाता था। अगर इस प्रोसेस को मैं जल्दी जल्दी करता हूँ तो 1, 2, 3 इमेज को 1 बाई 1 जल्दी जल्दी पास करता हूँ आपकी आंखों के सामने से, तो प्रोजेक्ट करता हूँ, मतलब इमेज नंबर 1 को प्रोजेक्ट किया, इमेज नंबर 2 को प्रोजेक्ट किया, इमेज नंबर 3 को प्रोजेक्ट किया, तो मेरे को वहाँ पे वो इमेज आपका मूव करता हुआ दिखाई देता था। ठीक है, अब होगा क्या, जब एक इमेज आता है, मान लीजिए पहला इमेज है जिसको लाइट सोर्स से अपने प्रोजेक्ट किया, अब जब ये ब्लेड है उससे लाइट आ रहा है, अब ये ब्लेड घूम रहा है, जब ये छेद यहाँ पे आता है तो आपको स्क्रीन पे पूरा अंधेरा दिखता है। मतलब जब एक इमेज को हटा कर दूसरा इमेज लाता हूँ मैं, तो उसके बीच का जो गैप है उसमें स्क्रीन पूरा ब्लैंक रहता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ इमेजेस का मैं जल्दी जल्दी ट्रांजिशन नहीं कर पाया, एक इमेज और दूसरे बीच में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो जो स्क्रीन अंधेरा स्क्रीन है वो आपको दिख जाएगा। ठीक, तो होता क्या था, पुराने में हम लोग 16 फ्रेम पर सेकंड रखते थे, मतलब हम लोग जो ऑडियंस है उसके सामने से 16 पिक्चर 1 सेकंड के सामने पास करते थे। ऐसा जब हम करते थे तो उसमें बीच बीच में जो हमारा एक इमेज और दूसरे इमेज के बीच में जो गैप आ रहा है, जो ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है, वो हल्का हल्का हमारे ब्रेन को दिखना चालू हो जाता था। वो ब्रेन उसको एक बार देख लेता था, और जिसके कारण हमको ब्राइटनेस जो है पिक्चर की कम ज़्यादा होती नज़र आती थी। क्यों? क्योंकि हम लोग वो ब्लैंक स्क्रीन को भी देख पा रहे थे, और वो ब्लैंक स्क्रीन को देख पाने के कारण वो भी हमारे इमेज में छप जा रहा था, हमारे ब्रेन पे छप जा रहा था वो ब्लैंक स्क्रीन, और वो भी ब्लेंड हो जा रहा था हमारे ये सब पिक्चर्स के साथ में, तो हमको वो भी दिख रहा था। तो उसके कारण क्या होता था, नंबर ऑफ़ पिक्चर्स कम होने के कारण, 1 सेकंड में नंबर ऑफ़ 16 पिक्चर्स मैं अपने आंखों के सामने से पास कर रहा था, तो नंबर ऑफ़ पिक्चर कम होने के कारण मेरे को हल्का हल्का वहाँ पे ब्राइटनेस में चेंज नज़र आता था। ठीक है, मतलब मेरी, जैसा आप समझो कि आप कोई पिक्चर देख रहे हो और पिक्चर की लाइट कम ज़्यादा हो रही, ब्राइटनेस एकदम कम हो रही, फिर ज़्यादा हो रही, फिर एकदम कम हो रही, फिर ज़्यादा हो रही। वो इसलिए होती थी क्योंकि आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे थे 2 इमेज के बीच के ट्रांजिशन को। अभी भी पुराने पिक्चर को देखना तो उसमें आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि आप कोई इमेज पिक्चर देख रहे हो, उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती जा रही है। इससे आपका सिर दुखता था और ये बहुत अनाइंग होता था। इस चीज़ को बोलते हैं फ्लिकर। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये कहा गया कि अगर हम लोग नंबर ऑफ़ पिक्चर्स पर सेकंड बढ़ा दें तो ये चीज़ जो रहेगी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो बाद में क्या किया गया, मोशन पिक्चर वालों ने 24 फ्रेम पर सेकंड कर दिया। अब हम लोग 24 इमेज को 1 सेकंड से आपके आंखों के सामने से पास करते थे। वो ठीक था, लेकिन अभी भी उसमें फ्लिकर आ रहा था, थोड़ा बहुत कम हो गया लेकिन आ रहा था। तो फिर क्या कहा गया, तो बहुत साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया और इसमें आपके थॉमस एडिसन अल्वा भी थे जिसने इस पर काम किया। सब ने ये बताया कि 48 फ्रेम पर सेकंड अगर हम पास करें, 1 सेकंड में अगर 48 इमेज को हम लोग पास करें आपकी आंखों के सामने से, तो फ्लिकर जो है एकदम गायब हो जाएगा, बिल्कुल फ्लिकर नज़र नहीं आएगा। लेकिन इतने ज़्यादा बैंडविड्थ हमारे पास नहीं थी, 1 सेकंड में 40 इमेज हम लोग पास नहीं कर सकते थे, नहीं तो हम लोग इतना फास्ट हो जाता पिक्चर कि हमको कुछ नज़र ही नहीं आता। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका अपनाया गया, इस ब्लेड में 2 छेद कर दिए गए और एक पिक्चर है। एक बार इसमें लाइट प्रोजेक्ट हुआ जब ये ब्लेड यहाँ पे था, जब ये रोटेट हुआ तो ये वाला छेद यहाँ पे आया, ये पिक्चर वहीं पे था अभी भी। दूसरी बार उसमें लाइट प्रोड्यूस हुआ, मतलब एक ही पिक्चर को मैं आपको 2 बार दिखा रहा था, एक स्टिल इमेज को गायब नहीं कर रहा था, एक इमेज को मैं आपको 2 बार दिखा रहा था। तो मैं अभी 24 पिक्चर ही रखा था। ठीक है, 24 पिक्चर ही रखा था। पहले क्या होता था, एक पिक्चर को आपको एक बार दिखाता था, उसको हटा देता था, फिर दूसरा पिक्चर आ जाता था, उसको दिखाता था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब ये एक रिवॉल्यूशन करता था ये ब्लेड, तो एक बार वो इमेज आपको दिखता था। अब जब ये ब्लेड एक रिवॉल्यूशन कर रहा है तो वो इमेज आपको 2 बार दिखता था, मतलब एक इमेज को मैं आपको 2 बार दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ, 24 इमेज को मैं आपको 1 सेकंड के अंदर 48 बार दिखा रहा हूँ। पहले 24 इमेज को 1 सेकंड के अंदर आपको 24 बार दिखाता था, मतलब एक इमेज को एक बार। और अब क्या हो रहा है, 24 इमेज को 1 सेकंड के अंदर आपको 48 बार दिखा रहा हूँ, हर इमेज को आपको डबल दिखा रहा हूँ। उससे क्या हुआ, वो फ्लिकर काफ़ी हद तक कम हो गया। अब हमारे 48 फ्रेम पर सेकंड हो गया। उसी टाइप से टीवी में क्या होता है, हमने सबसे पहले अडॉप्ट किया 25 फ्रेम पर सेकंड, लेकिन उसमें हमको फ्लिकर नज़र आने लग गया, मतलब हमारी स्क्रीन जो है वो उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा हमको दिखनी चालू हो गई।
तो उस फ्लिकर को कम करने के लिए हम लोगों ने अडॉप्ट किया कि 24-25 फ्रेम नहीं करते हैं, उसको 50 फ्रेम कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने एक स्कैनिंग यूज़ की जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरलेस स्कैनिंग। इंटरलेस स्कैनिंग के माध्यम से हम लोग अब 50 फ्रेम पर सेकंड देख सकते हैं। पिक्चर 25 ही स्कैन करेगा, ठीक है, लेकिन इस टाइप से स्कैनिंग होती है इंटरलेस के अंदर कि हमको 1 सेकंड में 50 इमेज दिखाई देती है। मतलब एक इमेज को हम लोग 2 बार देखते हैं, 2 बार स्कैनिंग होती है इमेज की। ठीक है, और हम लोग एक इमेज को 2 बार देखते हैं, तो हम लोग 1 सेकंड के अंदर 25 इमेज को 50 बार देखते हैं 1 सेकंड के अंदर। तो ये होता है हमारा इंटरलेस स्कैनिंग। और ये होता है फ्लिकर। क्रिटिकल फ्लिकर फ्रीक्वेंसी एक टर्म होता है। तो क्रिटिकल फ्लिकर फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी या वो नंबर ऑफ़ फ्रेम रेट होता है एक टाइप से ये, कि इतने नंबर ऑफ़ फ्रेम पर सेकंड से अगर मैं कम फ्रेम रखूँगा तो मेरे को फ्लिकर नज़र आने लग जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए अभी बोल रहा था 24 फ्रेम पर सेकंड अगर मैं रखता हूँ और 24 से कम रखूँगा मान लीजिए फ्रेम, तो मेरे को फ्लिकर नज़र आने लग जाएगा। तो 24 फ्रेम पर सेकंड मेरा फ्लिकर होगा, फ्लिकर फ्रीक्वेंसी होगा। क्रिटिकल फ्लिकर फ्रीक्वेंसी वो फ्रेम रेट जिसके बाद मेरे को फ्लिकर नज़र आने लग जाएगा, जिससे कम अगर मैं रखूँगा तो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल फ्लिकर फ्रीक्वेंसी। सो ये रहा आज का लेक्चर।